बड़ी मुस्तबंदी से आया है, उसकी बैकअप फोर्सेज वहां भी मौजूद हैं, उसकी एयरफोर्स वहां भी मुतारिक है, उनकी आर्मड कोर आर्टिलरी वहां पे है, वो दे हैव ऑल द थिंग्स जो उनको चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो उनके पास पूरा कैमोफ्लेज है, वो हर चीज लेकर आए हैं और इंडिया उनका मुकाबला नहीं कर पाया, इसीलिए तो अपना एरिया भी छोड़ दिया और बहुत बड़े एरिया में बफर जोन भी बना दिया। मैं इस प्रोग्राम का सबसे मुश्किल सवाल जो है, सबसे सख्त सवाल जो है, वो जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब के सामने रखने लगा हूं। जनरल साहब, 5 अगस्त के बाद हम लोग जब बात करते थे तो हम ये कहते थे कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कश्मीर की आज़ादी के लिए। क्या उस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान को जितना फायदा उठाना चाहिए था उतना उठाया, या बहुत कुछ ऐसा है जो करना चाहिए था हम नहीं कर पाए? देखिए, बात यह है कि जब भी हम इस इशू पे बात करते हैं कि हमें इससे फायदा उठाना चाहिए था, तो जो बहाना हमें आगे से सुनाया जाता है वो ये है कि जो P5 कंट्रीज हैं, जो बड़े मुल्क हैं, वो उनके अपने मफादात हैं, माली मफादात इनके साथ हैं, इनके साथ उनके सियासी मफादात हैं, ये सब कुछ है। लेकिन देखना यह है कि क्या हमने काम किया, हमने वो मेहनत की जो हमने करनी थी। वो जो दूसरों ने करना है वो तो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। आप मवाजना अगर कर लें पिछले दौरों का, तो उस दौर के हिसाब से तो कश्मीर का नाम लिया, या अभी आपका स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया कि जनाब ये भारत ने कराया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। कश्मीर के मामले में हमें बहुत सारे एस्पेक्ट थे जिनका भारत बहाना लेके दुनिया में अपना राग अलापता रहा, दुनिया को कायल करता रहा। उन चीजों को हमने काउंटर करना था। मसलन भारत दुनिया में ये कहता रहा कि आर्टिकल 370 जो है ये हमने एडवोकेट किया, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारे आइन का हिस्सा था, लेकिन उसने कभी उसकी लिंकेज से बात नहीं की कि जनाब ये सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन हैं उसमें ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब उसमें जो कानूनी पहलू है ये पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखने थे। फिर इसी तरह आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आबादी का तनासब नहीं बदल सकते, उन्होंने शहरियत का कानून बदल के वहां पे वो काम शुरू कर दिया, वो जारी है। असल चीज ये है कि आप ये देखें कि जो हम जिस एफर्ट की हम बात करते हैं कि हमने कर ली, उसके कोई खातर खा नताइज निकले। भारत में तो जो करना वो करता जा रहा है उसी तरह। कश्मीरी जो है वो फंसे पड़े हैं, वहां पे दबे पड़े हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट इस पे मुरतब की। हम उसका फायदा उठा नहीं सके पूरी तरह, जिसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में बताया कि वहां पे खवातीन के बारे में और किस तरह के मजालिम जो है वो लोगों पे किए जा रहे हैं। ठीक है, 5 खत लिख चुकी है यूनाइटेड नेशन उनको, और यूनाइटेड नेशन के किसी खत का उन्होंने जवाब नहीं दिया। सर, इंटरनेशनल फ्रंट्स की आप बात कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे भारत को काउंटर करने की आप बात करें। मैं एक रिटायर्ड जर्नल से बात कर रहा हूं। एक जवाब, सवाल ले लें सर, 7 सवाल ले लें, आप जवाब दे दें। मैं साथ में ये भी जानना चाहता हूं एक रिटायर्ड जर्नल से, क्या हमने मिलिट्री ऑप्शंस भी तो कहीं सैक्रिफाइस नहीं की इस बीच में? क्या हमारे पास मौका था? नहीं, मैं वही चीज है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर मैं उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, 2 ही चीजें हैं ना, या तो इंटरनेशनल प्रेशर इतना है कि भारत इस पे ये काम करना शुरू कर देता। हमने वो ऑप्शन रखी, तो मैं उसका आपको वाज़ेह बता रहा हूँ कि कहाँ प्रेशर पॉइंट्स थे, लेकिन भारत के ऊपर वो प्रेशर लाने के लिए हमने कोशिश नहीं की। ठीक है। अच्छा, अब अगर इंटरनेशनल प्रेशर आपका नहीं आता तो दूसरी ऑप्शन आपके पास जंग है। जंग का किस्सा मैं एलेबोरेट करता हूँ, आपको उस पर तफसील देता हूँ बाद में। पहले मैं ये बता दूं कि वहां पे हर रोज हमारे ऊपर इल्जाम आता है। भारत का डिजाइन ये था कि वो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको पाकिस्तान की छेड़ी हुई दहशतगर्दी करार दे, और अगर वो दहशतगर्दी दुनिया मान लेती है तो दहशतगर्दों के ऊपर फिर आप हर तरह का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बॉम्बिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। वो कश्मीरियों की तबाही हो जाती। लेकिन वो हमारा काम क्या है, हम सिर्फ ये कहते हैं, भारत ये कहता है कि जनाब इधर से इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान से हो रही है, हमारा जवाब होता है हम तो नहीं कर रहे हैं। ये है वो डिफेंसिव और रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। आपकी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए थी जिसमें आप भारत के ऊपर इल्जाम लगाते। अब भारत ने वहां पे अपने जो ऑब्जर्वर 1948 से रखे हुए हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्वर पीस कीपिंग फोर्स के, भारत उनको आने नहीं देता है लूसी पे। हमारे ऑब्जर्वर जाते हैं, लेकिन हमने यूनाइटेड नेशन में क्या ये किस्से उठाए
कि जनाब इन्होंने आबादी का तनासब बदलने का काम किया, ये आपकी फलां करारदाद जो है बिल्कुल ठीक, ये इश्यू जो उठाए जाने चाहिए थे। आप हमने क्या यूनाइटेड ने हमने जाके ढोल पीटा के जनाब इनके ऑब्जर्वर आगे भेजी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हम इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। राइट, ये वो इश्यूज हैं जिनको उठाया जाना चाहिए था। भारत एक छोटी से छोटी के ऊपर बहुत बड़ा मसला बना के दुनिया के सामने रखता है। बुखारी साहब, ये इशू तो है और पाकिस्तान के साथ ये शुरू से है कि जिस केस को जैसे लड़ना है उस केस को वैसे लड़ा नहीं जाता। इवन जो पाकिस्तान से जो ऑब्जर्वर गए थे कुछ अर्सा पहले, यूएन की एक टीम थी, क्योंकि मैं अभी लाइन ऑफ कंट्रोल से आया हूं नकियाल सेक्टर से, हाल ही में मैं भी गया था, तो उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहां पे यूएन की टीम की मौजूदगी में भारत ने बम्बारमेंट शुरू कर दी थी और फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बड़ा जवाब दिया और उसके बाद उनको वहां से निकाला। लेकिन हम ये मौके ज़ाया करते हैं, आपका टेक सर? पहली बात तो है कि जनरल साहब की थोड़ी सी एक तस्दीक करनी है एक हवाले से कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर्स का ऑफिस जो है वो बंद कर दिया हुआ है 3-4 साल पहले से, और निकाल दिया हुआ है उन सबको, और इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक दूसरी बात यह है कि हमने मार खाई है हिंदुस्तान से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। जो ऑफेंसिव हमने लॉन्च करना था, पर्टिकुलरली आफ्टर जब ये आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, हमारे यहाँ कश्मीर कमेटी किधर है जी? वो पहलों ने तो इसलिए नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब मोदी के यार थे जनाब, तो आप किसके यार हैं? आप मुझे बताइए, आप लेके आए वहाँ पर उस सैयद फ़खर इमाम साहब को, कितनी मीटिंग्स की उन्होंने, कितनी दफ़ा वो बाहर गए, किस कैपिटल के ऊपर उन्होंने डॉसियर्स दे के अपनी फॉरेन ऑफिस की टीम को भेजा कि जनाब जाए वहाँ जाके लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। जब हम इतने आराम से बैठ जाएंगे इंडिया को कि वो वहाँ जो मर्जी करे, तो हम अपने हक से दस्तबरदार हो रहे हैं और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का ये बयान है इस सूरत हाल से जो वहाँ आज लद्दाख में है, कि वहाँ उन्होंने हिंदुस्तान से कहा है कि कश्मीर को जिस तरीके से आपने लॉकडाउन में रखा हुआ है पिछले 1 साल से, उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए इससे पहले कि आपके साथ कोई नतीजा खेज गुफ्तगू हो। हमारे यहाँ इस बयान को इंडोर्स तक नहीं किया फॉरेन ऑफिस ने। आप मुझे बताइए किसका कसूर है? हम बाय डिफॉल्ट जा रहे हैं, हमारा केस कश्मीरियों का, आप जाके इसको नालायकी कहेंगे सर? इसको नाहली और नालाकी का कॉम्बिनेशन है। आप ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर से अब पाकिस्तान के बारे में जज्बात पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट, और ये हम कश्मीर का केस आराम से हार रहे हैं, सिर्फ वजह यह है कि हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे सिचुएशन को जिसकी वो मुतकाजी है। और ये मौका है, ये ऐसा मौका मैं आपको बता रहा हूं कि हल्का सा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता इंडिया कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर। अब इसलिए कि उसके सर पर चाइना सवार जो चीजें हमारी इतला के मुताबिक, देखें एक सेकंड जरा मुझे एक मिनट दीजिए। जी जन साहब देखिए, बात यह है कि जब आपने जंग लड़नी है तो तब भी आपको इंटरनेशनल माहौल उसके लिए पैदा करना पड़ता है डिप्लोमेटिकली। बिल्कुल ठीक। जहां दुनिया को ये बावर कराना पड़ता है कि हमारे पास तमाम हमने कोशिशें करके देखी, अब जंग के अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं था। जंग नागुज़ीर क्यों है? ये तो हम ही ने करना है ना, किसी ने तो नहीं आगे करना हमारे लिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ बुखारी साहब, मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो माहौल जो हमने पैदा करना था वो हमारी कोशिश के नतीजे में होना था कि जनाब हमने तो दुनिया को सेंसिटाइज करने के लिए बड़ी टकरें मारी। जब आपने टकरें मारी ही नहीं तो दुनिया तो आपको ये बात कहेगी ना कि जनाब आपने डिप्लोमेटिकली वो काम नहीं किया। आपने दुनिया में ढोल नहीं पीटा कि जनाब ये बड़ा बर्बादी हो रही है, जुल्म हो रहा है और भारत ये वायलेशन कर रहा है। जब ये जितना पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की अपोजिशन को ठोका है, उससे आधा अगर इंडिया को ठोका होता तो पूरी दुनिया को पता चल जाता। हमें तो फुर्सत नहीं थी अभिनंदन को छोड़ने में, कलभूषण का केस लड़ने में। हमने कश्मीर का केस क्या लड़ा? मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान में अपोजिशन के साथ हुकूमत लड़ी है उससे आधा अगर इंडिया के साथ लड़ती तो। इमरान देखिए मेरी बात सुनिए सर, आपने अफगानिस्तान पे एक फोकल पर्सन मुकर्रर किया हुआ है, कश्मीर पे क्यों नहीं एक डिप्लोमेट को फोकल पर्सन मुकर्रर करते? क्यों नहीं उसके नीचे लोग लगाते कि जनाब वो जाके तो दुनिया में वो हर तरफ वो अपनी डिप्लोमेसी करता फिरे? आपने फोकल पर्सन अफगानिस्तान के लिए लगाया जब वो बिल्कुल मामला खत्म होने पे आया हुआ है। मुझे सर एक चीज जरा पीजे मीर साहब से भी इसके ऊपर मौक़िफ़ लेना है। पीजे मीर साहब, हम मिलिट्री ऑप्शंस की तरफ जो है वो फौरन चले जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मिलिट्री ही एक ऑप्शन है, लेकिन आप अगर सिखों को देखें तो उनका मॉडल बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है, वो बड़े तरीके से चले हैं और ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो 20 साल के बाद, वो नहीं तो 10 साल 20 साल और आगे चले जाएं तो कभी ना कभी वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। चीन जब अपना टारगेट अचीव करता है वो भी लड़े बगैर करता है, इस मरतबा उसने किया। चीन ने 2-3 चीजें सर मनवा ली, मैं उन पे आपका एनालिसिस चाहता हूं। एक तो चीन ने कहा कि हमारे जो इस खित्ते के अंदर मफादात हैं बेल्ट एंड रोड के, उसके रास्ते में इंडिया नहीं आएगा तो जंगबंदी करते हैं, नंबर 1।
नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो इलाका हमारे और आपके बीच में डिस्प्यूटेड है वहां पे आप उसकी डेमोग्राफी को तब्दील नहीं करेंगे, आप यहां पे हिंदुओं की तादाद को ज्यादा और लोकल की तादाद को कम नहीं करेंगे। ये 2 चीजें। और तीसरा उन्होंने कहा कि जी ये जो हमारे पास ये बेल्ट है यहां पे आप तामीरात नहीं करेंगे। तो इंडिया ने ये 3 चीजें तस्लीम की हैं, चीन ने इनसे मनवाई हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा? हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है। द क्वेश्चन अराइजेस कि आपने जो हम इंडिया सेंट्रिक बातें करते हैं, हमने इसको किस तरह न्यूट्रलाइज करना है। अभी जिस तरह जनरल गुलाम मुस्तफ़ा बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कश्मीर पे ख़त्म हो गई हुई है। आपके पास कश्मीर सेंटर ब्रसल्स, कश्मीर सेंटर लंदन, कश्मीर सेंटर वाशिंगटन बंद कर दिए। आपने प्रोग्राम किया इसके ऊपर? बिल्कुल प्रोग्राम अनऑफिशियल ये एम्बेसीज थी हमारी, और हम ये वहाँ से कम से कम द हाईएस्ट नंबर वाज 42 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हम लेके आए अंदर, और कश्मीर पर डिबेट हुई। ये ऑन एन एवरीडे बेसिस था। मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई, एक्सपोजर किया। अब लोगों के स्लोली ट्रेंड चेंज हो रहे थे। हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी देखें, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के क्लेम्स में और गवर्नमेंट के एक्शंस में बहुत फर्क है। देखिए ना, जब ये एनेक्स कर जाते हैं इंडिया, हम जाग जाते हैं, ओ हम तब ये हो गया। ये लॉकडाउन नहीं है, ये मिलिट्री सीज है। ये इंडिया के अंदर, ये जो कश्मीर में है, इट इज़ अ मिलिट्री सीज। और ये जो हम इंडियन ऑक्यूपाइड करते हैं, हमें यूज करना है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज द राइट which we need to be talking। आखिरी एक सिर्फ छोटी सी चीज मैं सर आपसे जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, मैं जनरल एक बात मैं ये कर लूं, एक सेकंड सर। हेलो इमरान सर जी, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान के पास बड़े मौके थे आपको इंडिया को गंदा करना चाहिए। हमारी क्रेडिबिलिटी दुनिया में बर्बाद हुई जब दुनिया ने हमें तस्लीम कर दिया कि इंडिया में टेररिज्म हम कराते हैं। हम बर्बाद हो गए टेररिज्म के हाथों। अब चीज ये है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत थी। पाकिस्तान की बात दुनिया तब सुनती जब दुनिया को यकीन होता कि भारत झूठ बोलता है, उसके झूठ आपने खोलने थे। कलभूषण जब आपके पास आया, आप हर दूसरे दिन सफाई पेश कर रहे होते हैं, जाके FATF में कानून बना रहे हैं उस जुर्म की जो आपने किया नहीं है, आपके खिलाफ एक सबूत नहीं। और कलभूषण ने हर जगह तस्लीम किया कि मैंने इतने $1000 फरां को दिए, इतने कराची में दिए। आप क्यों नहीं FATF में जाते उसके खिलाफ? आप क्यों नहीं उसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में खराब करते? हर चीज पे उसको पकड़ना चाहिए ताकि दुनिया में उसका इस्तेमाल खत्म हो। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें आप प्लीज, बस ये हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं सर, कंक्लूड कर सिचुएशन को। देखिए, ये मुकदमा इसके वकील पाकिस्तान है, और इस सारी जब बातचीत है तो इस चीज में कोई शक नहीं है कि सारे इसमें पाकिस्तान कमजोर तरीन फरीक है और सबसे कमजोर वकील पाकिस्तान साबित हुआ है। हम इंटरनेशनल को तैयार करें, क्या आपने अपनी कौम को तैयार किया है इसके लिए? क्योंकि जब जंग कोई होती है तो जंग कौम लड़ती है, जंग सिर्फ फौज नहीं लड़ती। सही। हमने कौम को तैयार किया है कि हम जहनी तौर पर अपने आप को उस एग्रेसिव मामले में लेके आ सके हैं जहां पे दुनिया को ये पता चले कि ये पाकिस्तान का कोर इंटरेस्ट डैमेज हुआ है और इसको पाकिस्तान रिस्क्यू करने के लिए उस हद तक जाएगा जहां तक पाकिस्तान को जाना चाहिए। जिस दिन दुनिया को ये यकीन होगा उस दिन दुनिया की बातचीत सुनना शुरू करेगी। बिल्कुल ठीक है। आप 2000 बंदे कीजिए, डेलीगेशन भेजिए, काम नहीं होगा आपका। दिस इज का पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा हुआ, मजबूती के साथ अपना मौक़िफ़ उस पर डटा हुआ और उस हद तक जाने को तैयार लोगों को नजर आएगा जो पाकिस्तान को जाना चाहिए। तब दुनिया सर मेरा इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी है छोटा, वो गोशगुजार कर देता हूं कि कमजोर की बात कोई भी नहीं सुनता। हमें इतना ताकतवर होना चाहिए था, हम अपनी मर्जी से कमजोर हुए हैं, अपनी मर्जी से कमजोर हुए हैं। हमें इतना ताकतवर होना चाहिए था। चीन ने किसी से इजाजत नहीं मांगी, ना उसने कोई बहाना किया, ना उसने कोई प्रोपेगेंडा किया। वो आया, उसने अपना एरिया लिया, जूते मारे, ठुड्डे मारे, डंडे मारे, बंदों की लाशें भिजवाई और कहा जी ये मांग रहा हूं, दे दो फौरन। उन्होंने दिया और जान